हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज से हम कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का कोर्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7 त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 1 से लगाकर प्रश्नावली 6 तक का कोर्स चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हो। बच्चों, आपको इस क्लास का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। बच्चों, इस चैनल पर आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। जिस प्रकार आप सभी लोग परिचित हो कि कोविड-19 के कारण हमारी जो पढ़ाई है वो अव्यवस्थित हो चुकी है, लेकिन बच्चों आप अगर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ाई को जारी रखते हो तो आपका भविष्य बेहतर होगा। मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा अच्छा करने का, तो आप भी मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 7 त्रिभुज। आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम इसके उदाहरण और सभी प्रश्न भी और प्रमेय भी हल करेंगे। तो बच्चों, ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली जो 10th क्लास है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आपको इन्हें ध्यानपूर्वक समझना है। और कोई सी भी प्रश्नावली हो उसका बेसिक आप अच्छी तरह से समझो तो आपके लिए प्रश्नावली के सवाल आसान हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है? देखो, किसी समतल में स्थित 3 बिंदुओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी समतल पर 3 बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये 3 बिंदु हैं और इन 3 बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी बच्चों? त्रिभुज कहलाती है। तो देखो, ये 3 बिंदुओं से घिरी हुई बंद आकृति आप तो क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब या इसकी परिभाषा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती हैं। 3 भुजाएं, देखो, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। कोई सा भी त्रिभुज हो उस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तो समझ में आ गई त्रिभुज की परिभाषा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब देखो, भुजाएं कौन कौन सी, कोण कौन कौन से और शीर्ष कौन कौन से। तो देखो, इसमें ये AB भुजा, BC भुजा और AC 3 भुजाएं होती है। तो देखो, एक तो होती है AB भुजा, एक होती है BC भुजा और एक होती है AC भुजा। ठीक है। कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है। तो 3 कोण, कोण A, कोण B और कोण C। ठीक है। 3 कोण होते हैं, तो A, B और C। और 3 शीर्ष, शीर्ष मतलब ये वाले। ठीक है। देखो, कोण तो किसे कहते हैं? जब 2 रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है तो दोनों रेखाओं के बीच में जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। ठीक है। और बिंदु देखो ये वाला है ना, जहां दोनों लाइनें मिलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो बताओ, शीर्ष 3 है, एक तो A, एक B और एक C। तो A और B और C। ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी, 3 कोण होंगे और 3 ही क्या होंगे बच्चों? शीर्ष होते हैं। ठीक है। तो यह था आपका त्रिभुज। अब इसके बाद हम देखते हैं सर्वांग समता। अब देखो, सर्वांग समता वे आकृतियां जिनके समान आकार व समान माप होती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियां जिनका आकार समान हो और जिनका माप भी समान हो वो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एक ही त्रिज्या के 2 वर्त बनाए हुए हैं। एक ही, ये भी 4 सेमी त्रिज्या का है, ये भी 4 सेमी त्रिज्या का है। तो ये जो दोनों आकृतियां हैं
इनका आकार भी समान है और इनका माप भी समान है, इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। कौन सी आकृतियां कहलाती है? सर्वांग सम। मतलब अगर इस आकृति को मैं इस आकृति के ऊपर रखूं तो ये वाली आकृति इसको पूरा पूरा ढक लेगी, इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या है? सर्वांग सम है। तो एक ही त्रिज्या के जो वर्त होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सर्वांग सम होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर भी समान माप के दो वर्ग बनाए हुए हैं, जिनकी जो भुजा है उनकी माप सेम है। इस वर्ग की भुजा भी 4 सेमी और इस वर्ग की भुजा भी 4 सेमी। तो देखो यहाँ पर इनका आकार भी समान है और माप भी समान है, इसलिए ये दोनों वर्ग भी क्या है? ये दोनों वर्ग भी बच्चों आपके सर्वांग सम होते हैं। दोनों वर्ग भी क्या होते हैं? सर्वांग सम। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियां हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि वो आकृतियां सर्वांग सम होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये 2 बॉक्स है, ठीक है। आप देखो दोनों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार, माप सब समान है। अगर मैं इस बॉक्स को इस बॉक्स के ऊपर रख लूँ तो ये इन दोनों को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब ये जो दोनों बॉक्स हैं ये कौन सी आकृतियां हैं? ये बच्चों सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। एक ही साइज के हम 2 पेन देखते हैं। अपने स्कूल में हम टेबल, एक ही साइज के बहुत सारे टेबल देखते हैं, स्टूल देखते हैं, तो वो सभी टेबल क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। एक ही साइज की चूड़ियाँ देखते हैं, चूड़ियाँ है ना, तो एक ही साइज की सभी चूड़ियाँ क्या होती है? सर्वांग सम होती है। एक ही सन में बने हुए सिक्के है ना, अगरबत्तियाँ, सभी अगरबत्तियाँ देखी होगी, तो अगरबत्तियाँ सभी समान होती है, इसका मतलब वो भी क्या है? सर्वांग सम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ सर्वांग सम आकृतियों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जिनका आकार और माप समान हो वो कौन सी आकृतियां कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। और बच्चों ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है ये होता है सर्वांग समता का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है? ये सर्वांग समता का चिन्ह है। तो आपको ये सर्वांग समता ध्यानपूर्वक समझनी है, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में सर्वांग समता के बारे में ही है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जिनका आकार और माप समान हो वो कौन सी आकृतियां कहलाती है? वो कहलाती हैं सर्वांग सम आकृतियां। जैसे एक ही ताले की 2 या 3 चाबियां हो तो सेम होती है, बराबर। जैसे ये हाथ, दोनों हाथ भी सर्वांग सम है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरी तरह से इसको क्या कर लेगा? ढक लेगा। इसका मतलब ये कौन सी आकृतियां हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो समझ में आ गई दोनों चीजें। पहले इनको उतारो। अब हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। बच्चों 2 त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? हमने सर्वांग समता के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है कि वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अब हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो बच्चों इसको आपको पूरा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी पे है पूरे के पूरे सवाल। ठीक है, तो देखो 2 त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? जब 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। कैसे? देखो, जैसे एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर है, तो देखो इसमें एबी भुजा इस त्रिभुज की पीक्यू भुजा के बराबर हो, इस त्रिभुज की एसी भुजा इस त्रिभुज की पीआर भुजा के बराबर हो, इस त्रिभुज की बीसी भुजा इस त्रिभुज की क्यूआर भुजा के बराबर हो। ठीक है, एबी के संगत पीक्यू, एसी के संगत पीआर, बीसी के संगत क्यूआर। ठीक है, संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर हो, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर हो। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो बच्चों 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो उनमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो होना चाहिए संगत भुजाएं बराबर। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए बच्चों संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर। अगर ये दोनों हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है AB, तो यहाँ पर PQ भी 5 सेंटीमीटर,
AC 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ PR भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर BC 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ QR भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये कोण 50 है तो ये वाला भी 50, ये कोण 60 है तो ये वाला भी 60, ये वाला 70 है तो ये वाला भी 70। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? ये दोनों त्रिभुज होंगे आपके सर्वांग सम। तो दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं? जब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? सर्वांग सम। संगत का समझ में आ गया? AB इसके संगत है, BC इसके संगत है, AC इसके संगत है। और इसी प्रकार कोण A कोण P के, कोण B कोण Q के, कोण C कोण R के, ठीक है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनको हम लिखते कैसे हैं? तो देखो इसको लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC, अब यहाँ लगाएंगे सर्वांग सम का चिन्ह, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। अब इसका नाम लिखेंगे PQR। त्रिभुज कौन सा? PQR। नाम आपको सावधानी पूर्वक लिखना है। देखो मैंने यहां से शुरू किया था ABC, तो इस त्रिभुज का हम यहां से शुरू करेंगे PQR। अगर आपने उल्टा लिख दिया PRQ तो फिर ये गलत हो जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ पर A के सामने P का नाम आ रहा है, B के सामने Q का नाम, ठीक है, और C के सामने R का नाम। अगर आपने इस त्रिभुज का यहाँ से लिखना शुरू किया तो इसका भी आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे। अगर इसका ऐसे शुरू करते तो फिर इसका भी आपको इधर से शुरू करना पड़ता। तो हम इन दोनों को लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो समझ में आ गया? दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? जब दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होंगे आपके सर्वांग सम। और ये आपका चिन्ह किसका चिन्ह है बच्चों? यह है सर्वांग सम का चिन्ह, ठीक है। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। तो बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग समता के 5 नियम है। कितने नियम है? 5। अगर हमें सवाल में दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो उसकी 3 चीजें बराबर करनी होगी। कितनी? 3 चीजें अगर हमने बराबर कर दी तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अब उन 3 चीजों में भी 2 चीज तो हमें सवाल में दे रखी होगी और एक हम सवाल में ढूंढेंगे। अगर हम दो त्रिभुजों को क्या करेंगे? सर्वांग सम, तो उसकी कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी? 3 चीजें, ठीक है। तो देखो पहला नियम, त्रिभुज की सर्वांग समता के कितने नियम है? 5 नियम है। तो देखो ये 5 नियम आपको ध्यान पूर्वक समझने हैं, बहुत ही आसान है। तो पहला नियम SAS नियम, SAS। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड। भुजा कोण भुजा, हिंदी में पढ़ो तो भुजा कोण भुजा नियम। तो देखो ये नियम कब लगेगा? यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके मध्य के कोण के समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब इस त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण इस त्रिभुज की 2 संगत भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कैसे? देखो मान लो इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज होंगे बच्चों सर्वांग सम, ठीक है। जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं 2 संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वांग सम। मतलब दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण होना चाहिए। अगर ये दोनों भुजा आई तो ये वाला कोण आ जाएगा, हो सकता है ये दोनों भुजाएं भी हो सकती है तो फिर इनके बीच ये कोण आएगा और इधर से भी ये दोनों भुजाएं होगी और इनके बीच क्या आएगा? ये वाला कोण आएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए दिखाया मैंने, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के बराबर हो और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे? SAS नियम द्वारा। समझ में आ गया? SAS नियम। जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से?
ए एस नियम से। आ गया समझ में? उतारो। दूसरा नियम है ए एस ए नियम, कोण भुजा कोण नियम। तो ध्यान से समझो, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण व भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब इस त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा इस त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम। क्यों होते हैं बच्चों? ए एस ए नियम द्वारा। कैसे? देखो, मान लो इसका ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाली भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज होंगे बच्चों सर्वांग सम। कौन से नियम से? ए एस ए नियम से। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। मैंने बताया था अभी आपको कि यदि आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो तीन चीजें बराबर करनी पड़ेगी आपको। तो देखो, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, हो गए तीन चीजें बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम से? ए एस ए नियम से। अब ये तीन चीजें, बाकी जो बची तीन चीजें वो इसमें सर्वांग सम होते हैं, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। और बराबर हो जाती है वो किससे? बाय सी पी सी टी से। बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका हिंदी में मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जब आप सवाल करोगे और जैसे हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया तो इनकी जो बची हुई, जैसे बी सी किसके बराबर होगी? क्यू आर के। ए सी किसके बराबर होगी? पी आर के। कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के। क्यों होगा? वो होगा बाई सी पी सी टी से। इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो नियम समझ में आ गया बच्चों? अब आपके ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हो सकता है तो इनके बीच ये भुजा आ जाएगी और ये वाला कोण तो इनके बीच ये भुजा आ जाएगी, ठीक है। तो ये नियम लग जाएगा कौन सा? ए एस ए, ठीक है। अब देखो नियम नंबर 3, ए एस नियम, कोण कोण भुजा नियम। अब देखो कोण कोण भुजा नियम क्या है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। दो कोण कोई से भी, जैसे मान लो ये वाला कोण इसके बराबर हो और ये वाला कोण इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इसके बराबर हो तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? ए एस नियम लग जाएगा। देखो इसमें तो दोनों कोणों के बीच की भुजा थी, इसमें दोनों कोणों के बीच की भुजा नहीं है। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए। भुजा आप और भी ले सकते हो, ये वाली भुजा भी हो सकती है ना। ये तो ये इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे? देखो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे? इस त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा? डी ई एफ से, परीक्षा में से लिखना है आपको। तो देखो इसमें ए बी किसके बराबर? इस त्रिभुज की ए बी भुजा इसकी डी भुजा के बराबर हम लिख देंगे, कारण कि ये सवाल में दिया हुआ है ना, ऐसे कारण भी लिखना पड़ेगा। फिर ये वाला कोण बी, कोण ई के बराबर, कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के बराबर, ये भी लिख देंगे सवाल में दिया हुआ। कोण सी किसके बराबर है? एफ के, कोण सी बराबर है कोण एफ के, ये भी लिख देंगे सवाल में दिया हुआ। हो गए तीन चीजें बराबर तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। अब हमें देखना है नियम कौन सा लगेगा। तो देखो यहाँ कोण, फिर कोण और फिर भुजा, है ना। तो कोण कोण भुजा, तो ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। अगर बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब बी सी किसके बराबर होगी? ई एफ के। बी सी बराबर होगी किसके? ई एफ के। और कारण क्यों होगी? बाई सी पी सी टी।
इसका मतलब होगा सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो आपको 3 चीजें बराबर करनी है और फिर 3 चीजें आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पहले दोनों नियमों को उतारो, 2 नियम और है, उतारो पहले। एस 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 नियम, भुजा 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 नियम। तो देखो नाम से पता चल रहा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कौन से नियम से, एस 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 नियम से। देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, मतलब ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, ए सी भुजा पी आर के बराबर हो और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांग सम। कौन से नियम से, एस 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 नियम से। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, भुजाएं संगत होनी चाहिए, ए बी के बराबर पी क्यू ही होनी चाहिए, ए सी के बराबर पी आर ही होनी चाहिए और बी सी के बराबर क्यू आर ही होनी चाहिए, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब इनको लिखोगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। अब देखो ए बी सी लिखा तो पी क्यू आर लिखना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर आपने लिख दिया त्रिभुज पी आर क्यू तो फिर ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर मैंने नाम यहाँ से शुरू किया तो नाम आपको इधर से शुरू करना है, ठीक है। तो आपको ये 3 चीजें बराबर करनी है, तो नियम भी आपको लगाना है और बाकी 3 चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। जैसे अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो आप लिख सकते हो कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के, कोण बी किसके बराबर है, क्यू के, सी किसके बराबर है, आर के, क्यों है बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट नियम है RHS, ठीक है। अब देखो RHS क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये वाला भी 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज का कर्ण मतलब ये 90 डिग्री के सामने, इसका कर्ण ये, ठीक है। और इसकी एक भुजा, मान लो ये भुजा, तो इसकी भी ये भुजा, अगर ये बराबर है तो वहाँ नियम कौन सा लग जाएगा, RHS लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा, RHS। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से नियम से, RHS नियम से। R का मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण, H का मतलब हेपोटेनियस मतलब कर्ण और S का मतलब होती है साइड, साइड मतलब भुजा, ठीक है। तो ये आपके 5वां नियम भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये 5 नियम आपको लगाने हैं सवालों में, ठीक है। तो अगर बच्चों 2 त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है तो उनकी 3 चीजें बराबर करनी है, 2 चीजें आपको सवाल में दे रखी होगी और तीसरी चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे और बाकी 3 चीजें जैसे वो सर्वांग सम होंगे तो 3 चीजें भी बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, नियम क्या लगाओगे, बाय सी पी सी टी। समझ में आ गया। तो 5 नियम हमने समझ लिए। पहला ASA, दूसरा ASA से पहला, दूसरा ASA, तीसरा AAS, फिर चौथा SSS और 5वां RHS। तो ये 5 नियम आपको ध्यान पूर्वक समझने हैं, ध्यान रखना है इनका, ताकि हम जब प्रश्नावली करेंगे तो वो आपको सभी जो सवाल है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे और नियम लगाना भी हम वहाँ पर आसानी से सीखेंगे। इसके अलावा बच्चों मान लो अगर कोई एक त्रिभुज है ना, उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। अब वो कोण कौन कौन से भुजाओं के सामने वाले, इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उस दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मान लो कि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो
तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। तो कोण के सामने ये भुजा और कोण के सामने ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और समबाहु जो त्रिभुज होता है, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण होता है बच्चों 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये था आपके त्रिभुज और सर्वांग समता और त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जल्दी आपके लिए अगली क्लास में प्रश्नावली 7.1 के उदाहरण लेकर आएंगे। अगर आपको बच्चों ये क्लास समझ में आई हो तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।